देखो बेटा, लास्ट ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰੀਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬਾਰੇ, ਲॉज ਆਫ ਰੀਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ बेटा रिगार्डिंग लेटरल डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा, अगर तुसी हाँ एक रे ऑफ लाइट है बेटा, अगर तुसी इस रे ऑफ लाइट के रस्ते दे विच एक ट्रांसपेरेंट स्लैब प्लेस कर देने हैं, तो स्लैब का मतलब होंगे बेटा जिसके ऑपोजिट फेसिस प्लेन एंड पैरेलल है। तो जी ट्रांसपेरेंट स्लैब है, स्लैब का ट्रांसपेरेंट का मतलब है जिहदे थ्रू लाइट पास कर सकती है, और स्लैब मीन्स जिसके ऑपोजिट फेसिस जो है ना वो प्लेन एंड पैरेलल है, तो उन्होंने असी ट्रांसपेरेंट स्लैब बोल दिता। तो स्लैब का मतलब थानू दसता ना। हुण क्योंकि जो ये स्लैब है इसकी थिकनेस है टी। हुण बेटा जदों आ रे ऑफ लाइट दे रस्ते च स्लैब आ गई, तो इस स्लैब के लिए ये रे ऑफ लाइट की है इंसीडेंट रे, और आ है पॉइंट ऑफ इंसीडेंस, और आ है नॉर्मल टू द, तो इस पॉइंट में वो बोलता था, और आ है एंगल ऑफ इंसीडेंस। हुण अगर बेटा आ रेयर मीडियम है और आ डेंसर है, ठीक है, तो उस केस के विच की होएगा, जदों रे ऑफ लाइट इंसीडेंट हुंदी है फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो रिफ्रैक्टेड रे जो है इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो आ हो गया आर। हुण आ जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे इस सरफेस लई है, अपर सरफेस लई, इस सरफेस, बट इस सरफेस के लिए इंसीडेंट रे है। आ जी रे है ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये इंसीडेंट रे है। हुण बेटा देखो, तो आ बन गया पॉइंट ऑफ इंसीडेंस। हुण आप इसका नाम रख सकते हैं ओ डैश। हुण ये रे आ रेयर है, डेंसर है, रेयर है, तो रेयर टू डेंसर बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हुण आ जी रे है, हुण देखो बेटा इस सरफेस लई इंसीडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और इस सरफेस लई इंसीडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ओवरऑल ओवरऑल ये इंसीडेंट रे है और ये इमरजेंट रे बोल देने हैं, क्योंकि ये मीडियम च एंटर कर रही है और ये मीडियम चो बाहर आ रही है ना, तो इनू इमरजेंट रे भी बोल देने। हुण आ जिहड़ा एंगल है ये एंगल ऑफ इमरजेंस है। हुण ज्योमैट्री का कंसैप्ट लगाओ पुत्र, क्योंकि ये स्लैब है, ये ऑपोजिट फेसिस पैरेलल है, प्लेन एंड पैरेलल। हुण अगर आ दोनों पैरेलल फेसिस है, तो अगर आ एंगल आर है तो आ एंगल भी आर होएगा, ठीक है। हुण बेटा अगर आप अप्लाई करिए स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ओ, तो अगर आ दोनों सेम मीडियम है, अगर सपोज, तो इन्हों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, μ2 है, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो
μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R नंबर 1 और इथे एट पॉइंट O डैश, तो इथे स्नेल्स ला लगाओ μ2 sin R इज इक्वल टू μ1 sin E नंबर 2। हुण अगर मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 1 एंड 2, तो अगर 1 और 2 मल्टीप्लाई किया तो लैफ्ट हैंड साइड पे बन गया μ1 sin I μ2 sin R μ2 sin R μ1 sin E। हुण बेटा μ1 μ1 μ2 sin R कैंसल आउट, sin I इज इक्वल टू sin E। हुण क्योंकि ध्यान दो बेटा भी आ दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स है, लेस देन 90 है, इस करके sin I इज इक्वल टू sin E ता ही पॉसिबल है इक्वल होना अगर I इज इक्वल टू E। तो आप इथों प्रूव करता कि जो स्लैब है ना, उन्हें रिजल्ट याद रखना तुसी कि जो स्लैब है, तो अगर ट्रांसपेरेंट स्लैब के ऊपर रे ऑफ लाइट इंसीडेंट हो रही है तो जो एंगल ऑफ इंसीडेंस है तो एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये हमेशा दोनों इक्वल होंगे। तो ये प्रूव हो गया है ना साडे को। हुण बेटा अगला जिहड़ा हैडिंग है उन्होंने ध्यान देखो कि अगर ये स्लैब एग्जिस्ट ना कर दी तो आ जी इंसीडेंट रे है ना, इस रे ने आ पाथ फॉलो करना सी, बट स्लैब प्लेस करने नाल की होया कि इसका जिहड़ा पाथ आ वाला वा वो साइड नू शिफ्ट हो गया, लेटरली डिस्प्लेस हो गया, साइड नू शिफ्ट हो गया। हुण कितना शिफ्ट होया पुत्र, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ कर सकते हैं, ਤੁਸੀਂ O डैश तो आ जिहड़ी डॉटेड लाइन है ਇਹਦੇ ਤੇ परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, तो आ डी है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। हुण बेटा अगर आ एंगल आई है, आ एंगल आर है, तो आ एंगल की होएगा, हुण देखो क्योंकि आ वाला एंगल और आ पूरा एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, अगर आ आई है तो पूरा एंगल आई है, पर आ एंगल आर है तो इट मीन्स आ वाला एंगल की हो गया आई माइनस आर। अच्छा हुण पुत्र ए दिस वन ए राइट एंगल ट्राइंगल है, आ एंगल 90 डिग्री है, तो इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज साइन, हुण साइन किसदा, साइन इस एंगल का, क्योंकि इस एंगल ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, तो डी बाय ओ ओ डैश, तो डी की वैल्यू आ गई बेटा ओ ओ डैश साइन आई माइनस आर। हुण दोबारा देखो, हुण तो आ जी ट्राइंगल है दिस वन, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल दे विच बेटा आर है, आर के सामने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। हुण आ बेस जो है दिस वन, ये बेस थिकनेस ऑफ स्लैब के बराबर है, और आ हाइपोटेन्यूज है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉज, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल कॉज आर के बराबर है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हुण ओ ओ डैश की वैल्यू, तो ओ ओ डैश की वैल्यू इत्थे पुट करती, तो डी इज इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर बाय कॉज आर। तो हुण इत्थों तुसी की नोट कर रहे हो बेटा कि जो स्लैब है वो अपने ऊपर इंसीडेंट हो रही रे ऑफ लाइट नू लेटरली साइड नू कितना डिस्प्लेस करेगी डी, वो डिपेंड करेगा एक तो थिकनेस ऑफ स्लैब पे, तो जितनी ज्यादा स्लैब की थिकनेस होएगी टी ज्यादा होएगा, और दूसरा एंगल ऑफ इंसीडेंस, तो एंगल ऑफ इंसीडेंस पे डिपेंड करेगा। तीसरा जिहड़ा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो बेसिकली स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली पुत आ देखो, तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो आर है ना एंगल दिस वन आर एंगल, वो
ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਆਈ ਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੇਟਰਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਥਿਕਨੈਸ ਆਫ ਸਲੈਬ, एंगल ऑफ इंसीडेंस, और तीसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं बोलना, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो आप एंगल ऑफ इंसीडेंस ते नेचर ऑफ मीडियम ते सराउंडिंग मीडियम ते डिपेंड करता, इस करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ते डिपेंड करता बोलना। तो मतलब जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो थिकनेस ऑफ स्लैब, एंगल ऑफ इंसीडेंस ते मटीरियल ऑफ स्लैब विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम, तो इन्होंने फैक्टर्स से डिपेंड करता वा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं तुसी। हुन बेटा अश्वी लगी समझ? हाँ ये पाना वा अज पुत, ठीक कोई गल नहीं, सुनी जा तू, कोई गल नहीं, ये मैं वीडियो पाना वा उतो देख ली दोबारा है ना। हर्ष, मुकुल, काव्या, चल हुन बेटा नेक्स्ट टॉपिक है रियल एंड एपरेंट डेप्थ। देखो हुन एक कंसैप्ट नू बेटा कितना तुसी याद रखना, लिसन। अगर थोड़े कोल एक गिलास ऑफ वाटर है, पानी का भरया होया गिलास, तो तुसी उपरों दी देखो कि जड़ा उस गिलास का बेस है, अगर तुसी बिल्कुल एग्जैक्टली उपरों दी मतलब नॉर्मली देखते हैं तो थानू उस गिलास का बेस वो अपनी एक्चुअल पोजीशन ते महसूस होएगा, पर जदों तुसी थोड़ा जिहा साइड नू होके उस बेस नू देखते हैं तो थोड़ा ऊपर नू उठिया महसूस होता। तो हुन इहदे पिछे कारण की है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हुन इस गल नू आपां किद्दां फॉलो करना बेटा, देखो जिहड़ी पूरी रे ऑप्टिक्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ स्पैशल केस ही असी स्टडी कर रहे हैं कि जिन्ने भी एंगल्स इन्वॉल्व है वो स्मॉल एंगल्स है, और स्मॉल एंगल्स होने करके असी साइन थीटा नू थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा लिख सकते हैं। जो एंगल बहुत छोटा होए तो साइन थीटा नू कला थीटा या टैन थीटा के बराबर लिखा जा सकता, तो कॉस थीटा उस वक्त 1 होंदा वा। तो ये पॉइंट याद रखना वा कि ये जो डिस्कशन साडी रे ऑप्टिक्स की हो रही है, चाहे कॉम्पीटिशन पॉइंट ऑफ व्यू तो करिए गल, चाहे स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू तो, ये स्पैशल केस है रे ऑप्टिक्स के। तो वो केड़ा केस है कि एंगल ऑफ इंसीडेंस सारे, एंगल ऑफ इंसीडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये स्मॉल एंगल मान के असी सारी डिस्कशन कर रहे हैं। हुन बेटा जदों तुसी रियल एंड एपरेंट डेप्थ की गल करते हैं तो हुन देखो कि अगर मान लो थोड़े कोल आ ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो से आ ऑब्जेक्ट है ओ, और आ ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और ए सपोज डेंसर मीडियम है, ठीक है, और आ रेयर मीडियम है ना, जिदा एयर है आ पानी है, आ ग्लास है आ एयर है, तो ये रेयर है, ये डेंसर है, आ ऑब्जेक्ट है। हुन बेटा आ जो लाइन है दिस वन, आ लाइन एयर
रेयर मीडियम ते डेंसर मीडियम ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਬਾਉਂਡਰੀ ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਇਧਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਹਵਾ ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, तो ये रे ऑफ लाइट इस बाउंड्री के ऊपर नॉर्मली इंसीडेंट हो रही है। मतलब आ जी रे ऑफ लाइट है, यदा एंगल ऑफ इंसीडेंस 0 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होएगा। जो आई 0 है तो आर भी 0 होएगा। तो इस करके ये रे तो अनडेविएटेड सीधी चल जानी है। पर अगर थोड़े सामने कहिए तो ऑब्जेक्ट तो सिर्फ एक रे नहीं आ रही होंगी, नंबर ऑफ रेज है ना। आप एक रे होर मान लेने, दिस रे। हुण आ जिहड़ी रे है वो इस पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करा तो आ रे आई है। हुण बेटा क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, रेयर है, तो जो रे डेंसर टू रेयर जाएगी इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आहो, तो आ बेटा आर एंगल। अच्छा, अगर आ आई एंगल है पुत्र तो आ भी आई एंगल है ज्योमेट्री तो। और अगर आ एंगल आर है तो आ जी रे है ना, थानू की लगेगा अगर इनू आप पिछे एक्सटेंड करिए तो जो तुसी थोड़ा इनकलाइंड होके देख रहे हैं तो थानू लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट एक्चुअली इत्थे पिया वो आ जगह ओदी ओ डैश, तो आ ओदी एक्चुअल पोजीशन है, आ ऑब्जेक्ट दी एपरेंट पोजीशन है। तो हुण अगर आप इनू ए पॉइंट बोल दिने आ, इनू बी पॉइंट बोल दिता है ना, तो ए ओ रियल डेप्थ आ गई, ते आ बेटा एपरेंट डेप्थ है। और आ जो है इनू असी कह दिने आ नॉर्मल शिफ्ट, दिस इज नॉर्मल शिफ्ट। अच्छा, हुण क्योंकि इस रे नू आपां पिछे नू एक्सटेंड किया तो हुण अगर आ आर है पुत्त तो आ भी आ रही है। हुण अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट बी, तो हुण एदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप μ2 और एदा μ1 मान लेने हैं ना। तो हुण इस केस च ए इंसीडेंट मीडियम है और ये डेंसर मीडियम रिफ्रैक्टेड मीडियम है। आ इंसीडेंट मीडियम, ये रिफ्रैक्टेड मीडियम। हुण बेटा तो स्नेल्स लॉ च की लिखना, इंसीडेंट मीडियम तो हुण बेटा साइन आई ओवर साइन आर की वैल्यू μ2। अच्छा, हुण ध्यान दियो बेटा, जो साइन आई ओवर साइन आर है तो एज आई एंड आर वेरी स्मॉल एंगल्स, इस करके साइन थीटा नू आपां टैन आई ओवर टैन आर लिख लेना पुत। हुण टैन आई की वैल्यू देखो इथों ए ओ बी या ओ ए बी, ओ ए बी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो टैन आई की हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो टैन आई की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस। और आ भी राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ओ डैश ए बी, तो ये टैन आर की वैल्यू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ए ओ डैश ओवर ए ओ इज इक्वल टू, हुण देखो हुण बेटा ध्यान दियो, जदों आपां गल करते हैं यदि, तो
μ1 ਓਵਰ μ2 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ μ12 ਜਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 1 ਓਵਰ μ21, ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਆ ਹਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਉੱਪਰ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਡੈਂਸਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਚੇ ਰੇਅਰਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆ ਰੇਅਰਰ ਹੈ ਔਰ ਆ ਡੈਂਸਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਆ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ AO ਡੈਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ, AO ਡੈਸ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਐਪਰੈਂਟ ਡੈਪਥ, जद कि AO है रियल डेप्थ। तो 1 तो जो थले लिखे आप 1 बाय म्यू 21, तो हुण जो म्यू 21 है यदा मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पैक्ट टू रेयर। तो इत्थे इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली जो म्यू 21 है वो हमेशा एक तो वड्डा वा, क्योंकि जो ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर है, नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर है, तो वो ग्रेटर दैन 1 होएगा। इसका मतलब इत्थे आ वाली टर्म ग्रेटर दैन 1 है। तो एपरेंट डेप्थ की आएगी पुत, रियल डेप्थ ओवर दिस वन। हुण क्योंकि डिनोमिनेटर ग्रेटर दैन 1 है, इस करके जो रिजल्ट आएगा वो न्यूमरेटर तो घट आएगा। तो एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ तो घट होएगी, जो साफ नजर आ रहा ऑब्जेक्ट सानू ऊपर उठिया महसूस हो रहा। तो ये बेटा रियल एंड एपरेंट डेप्थ का रिलेशन है ना। हुण इहदे विच जदों आपां नूं कहे नॉर्मल शिफ्ट दसो, तो नॉर्मल शिफ्ट बेटा नॉर्मल शिफ्ट बेसिकली की है दिस वन है ना। तो आ किहदे बराबर है, दिस वन रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ। हुण रियल डेप्थ जो है तो एपरेंट डेप्थ है रियल बाय दिस वन, तो रियल डेप्थ कॉमन आ गया पुत 1 माइनस 1 ओवर दिस वन। तो ये नॉर्मल शिफ्ट आ गया। हुण नैक्सट जिहड़ा पॉइंट है तुसीं समझना याद रखना वो की है कि जिहड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना पुत, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तो डिपेंड करता वा उस मीडियम की मटीरियल के उपर भी, वो मटीरियल केड़ा वा, वो एयर है कि ग्लास है कि वाटर है कि केड़ा होर ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना। दूसरा किसी भी गिवन मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर ऑफ लाइट से भी डिपेंड करेगा। मतलब हुण जिद्दां वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड कलर लिए थोड़ा अलग होएगा, ब्लू लिए अलग होएगा, ग्रीन लिए अलग होएगा, येलो लिए अलग होएगा। हुण इस गल नूं दस्सण वाला जो लॉ है या फार्मूला है वो बेटा तुसी याद रखना, उन्होंने कहने हैं कॉचीज फार्मूला। तो कॉचीज फार्मूला के अकॉर्डिंगली किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उस मीडियम के मटीरियल से तो डिपेंड करता ही है, पर एक बारी अगर साडा मीडियम सिलेक्ट हो गया, मटीरियल सिलेक्ट हो गया, तो उस मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर से भी डिपेंड करेगा कि लाइट के नाल असीं डील कर रहे हैं। तो लैम्डा जो है वो की है, उस लाइट की वेवलेंथ है। और तुसीं नोट कर रहे हैं क्योंकि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वेयर है, इसका मतलब जिन्नी ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट यूज करांगे म्यू उन्ना घट होएगा एंड वाइस वर्सा। और थानू ये याद रखना पड़ेगा कि जो विबग्योर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इस तरफ जानते लैम्डा इंक्रीज कर दे है ना। तो रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होएगा क्योंकि वेवलेंथ मैक्सिमम है, और ब्लू, इंडिगो, वायलेट, तो जो आप इस तरफ शिफ्ट करांगे तो लैम्डा के डिक्रीज करने नाल म्यू इनक्रीज करेगा। तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं। हुण इन्हां पॉइंट्स के नाल आपां रिलेशन की बनाना पुत, देखो ध्यान दिओ, सोचो कि अगर मान लो, देखो
अगर ये ऑब्जेक्ट रेड कलर का वा, रेड कलर का, ठीक है, तो उस केस दे विच रेड कलर की क्योंकि वेवलेंथ मैक्सिमम है तो म्यू मिनिमम होएगा। जदों बेटा म्यू मिनिमम होएगा, म्यू मिनिमम होएगा तो एपरेंट डेप्थ मैक्सिमम होएगी। तो एपरेंट डेप्थ अगर मैक्सिमम होएगी तो नॉर्मल शिफ्ट घट होएगी। ਇਹਦਾ मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट रेड कलर का वा तो यह बाहरों देखने से घट उपर ਨੂੰ उठिया महसूस होएगा। पर अगर यही ब्लू कलर का वा तो ब्लू कलर के लिए लैम्डा जो है वो घट है, म्यू ज्यादा होएगा। अगर म्यू ज्यादा वा तो एपरेंट डेप्थ घट जाएगी। हुण अगर एपरेंट डेप्थ घट होएगी तो उपर ਨੂੰ उठिया ज्यादा महसूस होएगा। सो ਇਹਦਾ मतलब अगर इत्थे रेड कलर की जगह ब्लू कलर आ जाए तो जो नॉर्मल शिफ्ट है वो बढ़ जाएगी, और अगर रेड कलर आ जाए ब्लू की जगह तो फिर बढ़ जाएगी, घट जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये कंसैप्ट जिहड़ा याद रखना कि नॉर्मल शिफ्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की वो कलर से भी डिपेंड करेगी, कलर ऑफ लाइट से भी डिपेंड करेगी। तो वह आंसर भी उसके अकॉर्डिंगली देना वा। रेड कलर की नॉर्मल शिफ्ट घट होएगी, ब्लू कलर की ज़्यादा होएगी। तो ये गल याद रखनी है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हुण जिद्दां इस गल को तो इदा भी याद रख सकते हैं कि अगर मान लो थोड़े कोल एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब है, हुण उस ग्लास स्लैब नूं तुसीं कॉपी के उपर रखता और उस कॉपी के पेज के उपर तुसीं रेड कलर का डॉट लगाया, और डॉट रेड कलर का उहदे नाल ही थोड़ी दूर ब्लू कलर का डॉट भी लगाया। तो तुसीं उस स्लैब नूं पेज के उपर रखता, जदों तुसीं उस स्लैब के उपरों दी अपर फेस के थ्रू देखोगे तो तुहानूं रेड और ब्लू कलर के डॉट्स उपर नूं उठे महसूस होंगे, पर रेड कलर का घट नॉर्मल शिफ्ट शो करेगा और जो ब्लू कलर का वो नॉर्मल शिफ्ट ज़्यादा होएगी, वो ज़्यादा उपर नूं उठिया महसूस होएगा। तो एक्चुअली ये कंसैप्ट है रियल एंड एपरेंट डेप्थ का, जो तुहानूं याद रखना पैना कि जदों असी किसी भी ऑब्जेक्ट नूं जो एक मीडियम च प्लेसड है दूसरे मीडियम तो देखते हैं तो सानूं उहदी जो एक्चुअल पोजीशन है वो नज़र नहीं आती, वो एपरेंट पोजीशन नज़र आती है ना। उतों आप रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ बारे रिलेशन बना सकते हैं। तो हुण आ जिहड़ा केस असी पर्टिकुलरली कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट डेंसर च है और उन्होंने रेयर से देखा जा रहा है। तो जदों भी आप किसी ऑब्जेक्ट नूं रेयर तो देखांगे, रेयर मीडियम तो ऑब्जेक्ट डेंसर च प्लेसड है, पर देख रहे हैं उन्होंने रेयर तो है, तो उस केस के विच पोजीशन उपर नूं उठी हुई महसूस होएगी। तो ये याद रखना। और जिन्नी ज़्यादा उपर नूं उठी महसूस होएगी वो ओदी नॉर्मल शिफ्ट है, और नॉर्मल शिफ्ट जो है वो कलर ऑफ लाइट पे भी डिपेंड करती है। ये पॉइंट्स भी याद रखना। मुकुल देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंपॉर्टेंट है। हुण एक्चुअली बेटा जदों देखो से आ एक कॉमन प्लेन इंटरफेस है बिटवीन टू डिफरेंट मीडिया। आ दो डिफरेंट मीडिया वा, सपोज आ रेयर मीडिया वा और आ डेंसर है। हुण बेटा एक गल याद रख लो, देखो कई बार ना मोस्टली केसेस दे विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू जो लिखिया हुंदा मीडियम का विद रिस्पैक्ट टू सराउंडिंग मीडियम, तो कल्ले म्यू का मतलब है, अगर म्यू है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पैक्ट टू सराउंडिंग मीडियम, तो वह मतलब हुंदा उपर डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो हुण इत्थे आपां दो जिहड़े डिफरेंट मीडिया मन्ने आ, रेयर एंड डेंसर। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एब्सोल्यूट μ2, रेयर का है μ1। तो
इस केस च जो म्यू आएगा वो डेंसर ओवर रेयर ही रहना हमेशा, कला म्यू हुंदा डेंसर ओवर रेयर दा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वो हिसाब नाल बाय कन्वेंशन है, तो ये याद रखना। हुण देखो बेटा कि अगर आ रे ऑफ लाइट इंसीडेंट हो रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता कि ਜਦੋਂ कोई रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जाती है ना, तो रिफ्रैक्टेड रे जो है इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हुण अगर बेटा असी एंगल ऑफ इंसीडेंस ਨੂੰ थोड़ा इंक्रीज कर देने हैं, तो ये चाहे रे ऑफ लाइट रेयर टू डेंसर जाए चाहे डेंसर टू रेयर, जो एंगल ऑफ इंसीडेंस है ना वो इंक्रीज करने दे नाल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ने हमेशा इंक्रीज ही होना। ठीक है, ये याद रखना। तो पर जो डेंसर टू रेयर जानी है उदों जी रिफ्रैक्टेड रे है उन्हें बेंड होना अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मतलब आई जो है वो इंक्रीज करने दे नाल आर इंक्रीज हो गया, पर क्योंकि रे ऑफ लाइट रेयर डेंसर टू रेयर जा रही है तो वो होर ज्यादा अवे हो गई फ्रॉम द नॉर्मल। पर अगर बेटा असी फर्दर एंगल ऑफ इंसीडेंस ਨੂੰ होर इंक्रीज करता, तो जो आर है ना वो मैक्सिमम डिग्री हो गई। हुण गल नूं समझियो पुत, अगर तुसी किसी भी रे ऑफ लाइट नूं डेंसर टू रेयर इंसीडेंट करते हैं और थोड़ा एंगल ऑफ इंसीडेंस इस तरह सिलेक्ट किया होया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो मैक्सिमम हो गया 90 डिग्री, तो उस वक्त जिहड़ा थोड़ा एंगल ऑफ इंसीडेंस है ना उन्होंने पुत्र असी कहने क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल तो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन के केस च बेटा थानू जिहड़ी गल याद रखनी पैनी है या चाहिए है वो की है कि जदों भी रे ऑफ लाइट इंसीडेंट होएगी फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो अगर इंसीडेंट रे का एंगल ऑफ इंसीडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होएगा। या अगर रे ऑफ लाइट इंसीडेंट हो रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसका 90 डिग्री है, तो उस वक्त जोड़ा एंगल ऑफ इंसीडेंस है वो क्रिटिकल एंगल होएगा। हुण इट मीन्स अगर आप जो एंगल ऑफ इंसीडेंस है उन्होंने जो आई है उन्होंने सी तो ज़्यादा रखते हैं बेटा, तो हुण उस केस दे विच जिहड़ी रे है वो दूसरे मीडियम च एंटर नहीं करेगी, वापस सेम मीडियम च आ जाएगी। और आ जिहड़ी रे ऑफ लाइट है इहनूं कहने कि ये रे ऑफ लाइट ने टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन सफर की। हुण ये जिहड़ी टोटल इंटरनली रिफ्लैक्टेड वेव है या रे है आ वाली, तो ਇਹਦਾ नॉर्मल नाल एंगल ऑफ इंसीडेंट एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन वो सेम ही होएगा जो आई है, मतलब आर और आई बराबर होंगे। हुण कंफ्यूज नहीं होना, इत्थे आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और इत्थे आर है एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। तो इत्थे जो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन है उहदे विच भी लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन ओबे होएगा, आई इज इक्वल टू आर, ते इंसीडेंट रे टोटल इंटरनली रिफ्लैक्टेड रे ते नॉर्मल दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हुण बेटा गल नूं समझो, आ डेंसर है और आ रेयर है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन दे लई रे ऑफ लाइट दा डेंसर तो रेयर वाल जाना जरूरी है, पर टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन दे लई जो एंगल ऑफ इंसीडेंस है उहदा क्रिटिकल एंगल तो ज्यादा होना जरूरी है। तो इत्थे भी और इत्थे भी रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, और इत्थे भी डेंसर टू रेयर जा रही है, पर फर्क की है बेटा, इत्थे टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन हो रही है, इत्थे नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इत्थे जो आई है ना वो लेस देन क्रिटिकल एंगल है। तो इट मीन्स ये दो कंडीशंस आ गई हैं कि अगर आप चाहते हैं कि रे ऑफ लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन सफर करे
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ जो एंगल ऑफ इंसीडेंस है, एक तो जो इंसीडेंट रे है दैट मस्ट बी इंसीडेंट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और दूसरा एंगल ऑफ इंसीडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ओनली देन टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन विल टेक प्लेस। हुण क्वेश्चन ये पैदा हो रहा पुत्र कि जो रिफ्लैक्शन है ना, सिंपल रिफ्लैक्शन ते जो मिरर च हुंदी है ते जो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन है ਉਹਦੇ ਚ लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन ਤਾਂ सेम है, फॉलो हो रहा है, पर फर्क यह है कि जे सिंपल रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट है जिहड़ी आपां मिरर दे केस च कीती सी, सिंपल रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट च बेटा जिहड़ी रिफ्लैक्टेड रे हुंदी है ना, ਉਹਦੀ इंटेंसिटी इंसीडेंट रे दी इंटेंसिटी नालों हमेशा लैस दैन हुंदी है, घट हुंदी है। पर टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन दे विच बेटा जिहड़ी टोटल इंटरनली रिफ्लैक्टेड वेव है या रे है, ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਰੇ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਲॉज ਆਫ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਓਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ टोटल इंटरनली रिफ्लैक्ट हो रही है ਉਹਦੀ इंटेंसिटी इंसीडेंट ਦੇ हमेशा बराबर होएगी। अच्छा, ਹੁਣ बेटा क्वेश्चन ये हो रहा कि टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ जो क्रिटिकल एंगल है वो कौन डिसाइड करता, तो क्रिटिकल एंगल कौन डिसाइड करता, तो ਉਹਦੇ ਲਈ बेटा ਆਪਾਂ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ओ पॉइंट ले, तो हुण देखो नॉर्मल कंडीशन च देखो पुत स्नेल्स लॉ की है, आ इंसीडेंट मीडियम है μ2 sin i μ1 sin r, पर क्रिटिकल दे केस च आ आई है, i इज इक्वल टू c और ये 90 डिग्री है, तो साइन c की वैल्यू की होगी बेटा साइन 90 का 1 है, तो μ1 ओवर μ2 1 ओवर μ2 1 इज इक्वल टू 1 ओवर μ। हुण तुसीं इत्थों एक गल की ऑब्जर्व कर रहे हैं, तुहानूं दस्सिया कल्ला म्यू की होया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। हुण साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय म्यू का मतलब की है पुत्र कि अगर डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम काफ़ी ज़्यादा वा, अगर म्यू की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा वा तो 1 ओवर म्यू काफ़ी घट होएगा, और अगर 1 ओवर म्यू काफ़ी घट है तो साइन सी की वैल्यू भी घट होएगी, क्रिटिकल एंगल भी घट होएगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन के चांसिस ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब जिहड़ा क्रिटिकल एंगल है ना, हुण गल सुनो पुत, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जिन्नी घट होएगी ना, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन के चांसिस उन्ने ज़्यादा हो जाएंगे। तो जिहड़ा क्रिटिकल एंगल है वो किस गल ते डिपेंड करता कि जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम कितना ज़्यादा वा, जिन्ना ज़्यादा होएगा उन्ना म्यू ज़्यादा वा, 1 ओवर म्यू उन्ना घट होएगा, साइन सी उन्ना घट होएगा, तो सी भी उन्ना घट होएगा। अच्छा, दूजी गल, हुण अगर मान लो आप डेंसर और रेयर मीडियम सिलेक्ट कर लिया, वो फिक्स है, पर अगली गल तुहानूं दसी सी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करता। अगर एक बार डेंसर और रेयर मीडियम फिक्स हो गए तो हुण क्रिटिकल एंगल की वैल्यू इस गल पर भी डिपेंड करेगी कि रेड कलर की लाइट यूज कर रहे हैं कि ग्रीन कलर की कि ब्लू कलर की, है ना। हुण तुहानूं याद आ जाना चाहिए कॉचीज फार्मूला कि अगर रेड कलर की लाइट यूज करांगे तो वेवलेंथ मैक्सिमम होने करके जो म्यू है वो मिनिमम होएगा, और अगर म्यू मिनिमम है तो 1 ओवर म्यू मैक्सिमम होएगा, और अगर 1 ओवर म्यू मैक्सिमम होएगा तो साइन सी की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो सी भी मैक्सिमम होएगा। इट मीनस जिहड़े दो गिवन मीडिया है डेंसर एंड रेयर, उन्हां दे विच क्रिटिकल एंगल की वैल्यू रेड कलर लई ज़्यादा होएगी, ब्लू लई घट होएगी, वायलट लई सब तो घट होएगी, है ना।
तो ये याद रखना, ये कॉचीज के अकॉर्डिंगली है, तो ये पॉइंट्स ਨੂੰ भी दिमाग च रखना पएगा, समझना पएगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन जो फिनोमिना है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਫਰੋਮ डेंसर टू रेयर मीडियम, तो दूसरी कंडीशन है कि जो एंगल ऑफ इंसीडेंस है दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। और दो डिफरेंट मीडिया दे विच जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है वो कौन डिसाइड करता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, है ना। और वो जिन्ना ज्यादा होएगा क्रिटिकल एंगल उन्ना घट होएगा। और दूसरा फॉर टू डिफरेंट गिवन मीडिया जो क्रिटिकल एंगल है वो रेड कलरली ज्यादा होएगा, ब्लू कलरली घट होएगा, वायलटली सब तो घट होएगा। तो इस तरीके नाल ये गल नूं तुसीं समझना वा इंपॉर्टेंट है। इत्थे तक समझ लगी मुकुल? अश्वी, काव्या, हुण देखो बेटा, हुण जो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन है, तो अगर आप इसके बिहाफ से जो डिफरेंट फिनोमिना नेचर दे विच हो रहे हैं, ठीक है, उन्हां विचों एक तो है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। तो जो डायमंड की चमक है बेटा, है ना, तो एक्चुअली जो डायमंड है जो सानू नेचर चो मिलता वा तो वो उन्ना जो स्पार्कलिंग शो नहीं कर रहा, वो एक्चुअली डिफरेंट फेसिस की ग्राइंडिंग की जाती है ना, एक्सपर्ट टैक्नीशियंस करते हैं उन्होंने, और उतों फिर वो चमक आती है। और वो पिछे जो बेसिक कंसैप्ट की है कि टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन इज द बेसिक कॉज ऑफ ऑल दिस। तो ये जो कुछ हो रहा उसका कारण मतलब स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन। तो ये उसका रीजन है, कारण है जो तुसी याद करना और लिखना वा, है ना। तो एक लाइन च एक्सप्लेन कर दो। दूसरा बेटा हुण साडे कोल हुंदे है पोरोप्रिज्म। पोरोप्रिज्म बेसिकली राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म है। और इन्हां दा फंक्शन की है कि टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन ते बेस्ड लाइट नूं थ्रू 90 डिग्री या थ्रू 180 डिग्री रिफ्लैक्ट करना। तो ये जिहड़े पोरोप्रिज्म है इहदे विच याद रखो बेटा, तुसीं देखो कि अगर आप प्रिज्म है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस, तो राइट एंगल्ड होने करके 90 डिग्री है, आइसोसेलेस होने करके दोनों एंगल्स 45 डिग्री है। हुण अगर इत्थे ऑब्जेक्ट है बेटा, तो इस ऑब्जेक्ट तो जो रे ने इत्थे जाना, आ रेयर मीडियम है, डेंसर है, पर क्योंकि ये नॉर्मली इंसीडेंट हो रही है तो इट गोज अनडेविएटेड, इन्हें सीधा चल जाना। हुण बेटा आ जिहड़े पोरोप्रिज्म है इन्हां दा विद रिस्पेक्ट टू एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसके अकॉर्डिंगली अगर क्रिटिकल एंगल निकालिए तो लगभग 42 डिग्री 41 डिग्री के करीब होंदा वा। तो अगर क्रिटिकल एंगल मान लो 42 डिग्री है, पर आ जिहड़ा एंगल है ये ज्योमेट्री तो अगर निकालोगे 45 डिग्री आएगा। हुण ये आ डेंसर है, रेयर है, इस करके आ जिहड़ी इंसीडेंट रे है इन्हें रिफ्रैक्ट नहीं होना, इन्हें टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन सफर करनी है। तो इहदा आ टोटल इंटरनली रिफ्लैक्टेड रे है, इहदा एंगल भी आ 45 डिग्री होना और इन्हें इस तरफ बाहर आ जाना, मतलब आ इंसीडेंट रे थ्रू 90 डिग्री बेंड हो गई। तो ये पोरोप्रिज्म कर रहा वा। अच्छा हुण पोरोप्रिज्म की जिहड़ी प्लेसमेंट है बेटा, अगर उन्होंने आप इदा रख दें दिस वन, तो आ 90 डिग्री है, आ 45 डिग्री है ना, तो आ ऑब्जेक्ट है। हुण आ जिहड़ी रे जानी है जो इथों, तो ये नॉर्मली इंसीडेंट होने करके इट गोज अनडेविएटेड, इन्हें सीधा चल जाना। हुण फिर वही गल, क्योंकि जो ये प्रिज्म है ये मटीरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली की है 42 डिग्री के करीब, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो
हाई होने करके जो सी है वो 42 डिग्री के करीब आ रहा है। हुण 42 डिग्री का मतलब आ एंगल 45 डिग्री है, 45 डिग्री। तो इस करके जिहड़ा एंगल ऑफ आ डेंसर है या रेयर है, तो इस करके रे ने इत्थे रीफ्रैक्टेड नहीं होना, टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन हो जानी। हुण दोबारा फिर इत्थे बेटा आ एंगल 45 होने करके टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन हो गई। हुण आ जिहड़ी रे है ये वापस आ गई है ना, थ्रू 180 डिग्री रिफ्लैक्ट हो गई, ये 90 डिग्री रिफ्लैक्ट हो गई। तो मतलब ਆਪਾਂ ਪੋਰੋਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਰਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਿਰਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਟ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਦੀ ਜੋ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, जबकि ਜਿਹੜਾ ਪੋਰੋਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਰੇ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। तो इस कारण करके अगर आप मिरर की जगह ਤੇ प्रिज्म यूज करांगे पोरोप्रिज्म लाइट ਨੂੰ रिफ्लैक्ट करने ਲਈ, तो लाइट की इंटेंसिटी ਤੇ कोई फर्क नहीं पएगा, तो जो क्वालिटी ऑफ इमेज है वो वधिया रहेगी, है ना। पर जे असी मिरर यूज करांगे तो क्वालिटी ऑफ इमेज थोड़ी जी डल हो जाएगी। तो इस कारण करके पोरोप्रिज्म भी यूज किए जाते। सो ये दो एप्लीकेशन जिहड़ियां आपां डिस्कस कीतियां टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन दियां, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, पोरोप्रिज्म, ये तुहानूं समझ आ गई मुकुल?